जंगल की अपनी एक भाषा होती है, एक ऐसी भाषा जो वहां के पत्तों की सरसराहट, जानवरों की पुकार और हवा के हर एक झोंके में सुनाई देती है। मैं बीट फॉरेस्ट ऑफिसर सिद्धार्थ राणा पिछले 3 सालों से इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क के एक ऐसे ही हिस्से में तैनात था। मुझे इस भाषा की अच्छी समझ थी। मुझे पता था कि मालाबार की विशाल गिलहरी की चहक का क्या मतलब है, या फिर नीलगिरी लंगूरों के झुंड की चेतावनी भरी आवाज कैसी होती है। यहाँ की खामोशी भी मेरे लिए अनजानी नहीं थी। इस घाटी का नाम साइलेंट वैली इसीलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ झींगुरों का शोर नहीं होता, जो बाकी के घने जंगलों की पहचान है। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो मन को सुकून देने वाली खामोशी थी। लेकिन आज की ये खामोशी वैसी नहीं थी। ये बिल्कुल अलग तरह की मालूम होती थी। मैं कोर एरिया के एक ऐसे हिस्से में गश्त पर था जहां पर बहुत कम लोग ही आते थे। वो सुबह का वक्त था और सूरज की नर्म धूप कुलेनिया के ऊंचे पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। वहां की हवा में गीली मिट्टी और जंगली फूलों की महक घुली थी। कुछ देर पहले तक तो सब कुछ सामान्य था। पक्षियों का चहचहाना, बंदरों की उछलकूद, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था। लेकिन जैसे ही मैंने उस खास पैच में कदम रखा तो सब कुछ एकदम से बदल गया, जैसे किसी ने कोई बटन दबाकर जंगल की आवाज को म्यूट कर दिया हो। अचानक चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया था। पत्तों की सरसराहट भी थम गई थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी थी। ये झींगुरों की अनुपस्थिति वाली खामोशी नहीं थी, ये जीवन की अनुपस्थिति वाली खामोशी थी। वहां एक ऐसा गहरा और दम घोटू सन्नाटा पसरा था जो मेरे कानों में जैसे चुभ रहा था। मैंने अपनी जीप रोकी और नीचे उतरा। मेरे जूतों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराती हुई आवाज भी आज मुझे ज्यादा तेज लग रही थी। मैंने चारों ओर देखा। पेड़ पौधे सब अपनी जगह पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सब किसी बेजान तस्वीर का हिस्सा हों। यहां तक कि उस जगह से कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट भी गायब थी। ऐसा जंगल मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा था। यह बिल्कुल अप्राकृतिक और डरावना था। मेरी धड़कनें बढ़ गई थी। एक अनुभवी फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते ऐसे मौकों पर मेरा पहला काम खतरे को भांपना होता है। लेकिन यहां पर तो खतरे का कोई अता पता ही ना था। शायद कोई शिकारी या फिर कोई घायल जानवर हो, लेकिन ऐसे में तो जंगल शोर मचाता है। वो एकदम से ऐसे शांत नहीं हो जाता। मैं हाथ में अपनी पुरानी वॉकी टॉकी कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम आगे बढ़ने के साथ मेरा ये एहसास और भी गहराता जा रहा था कि शायद यहां मेरी मौजूदगी का स्वागत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी ऐसे पवित्र स्थान में घुस आया हूं जहां इंसानों का आना मना है। मैंने अपनी वॉकी टॉकी पर बेस कैंप से संपर्क करने की कोशिश की। सिद्धार्थ टू बेस, ओवर। दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक खामोशी पसरी थी। मैंने फिर से कोशिश की। सिद्धार्थ टू बेस, क्या सुन रहे हैं? ओवर। अब की बार उस ओर स्टैटिक की हल्की सी घरघराहट सुनाई दी और फिर वैसा ही सन्नाटा छा गया। मुझे पता था कि इस इलाके में नेटवर्क हमेशा कमजोर ही रहता है, लेकिन आज की ये खामोशी कुछ और ही कह रही थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे ये सन्नाटा सिर्फ आवाजों को ही नहीं बल्कि रेडियो तरंगों को भी निगल रहा था। मैंने फैसला किया कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है और मैं वापस अपनी जीप की ओर मुड़ा। तभी मुझे अचानक वहां कुछ बहुत ही अजीब सा दिखाई दिया। मुझे लगभग 50 मीटर दूर दो पेड़ों के बीच ऐसा लगा जैसे वहां एक परछाई सी हिली, इतनी तेजी से कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन वो परछाई किसी जानवर जैसी नहीं थी। वो लंबी और पतली सी थी, जैसे वहां कोई इंसान हो, लेकिन उसकी हरकत इंसानी नहीं लग रही थी। वो परछाई हवा में तैरती हुई अचानक कहीं गायब हो गई। मैं अपनी जगह पर जैसे जम गया। मेरे मुंह से बस एक तेज चीख निकल गई। कौन है वहां? मेरी आवाज उस सन्नाटे में खोखली और बेदम सी लगी, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। उस दिन पहली बार मुझे अपने ही जंगल से डर लगा। ये वो जंगल नहीं था जिसे मैं जानता था। ये तो कोई और ही जगह लग रही थी जहां प्रकृति के नियम लागू नहीं होते थे और मैं वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। फॉरेस्ट की रिमोट आउटपोस्ट पर मेरी जिंदगी मेरी उस पुरानी जीप की तरह थी जिसे मैं रोज धक्का मारकर स्टार्ट करता था, बिल्कुल अकेली, थकाऊ और अनिश्चित सी। अब तक जंगल की वो भयावह खामोशी मेरे दिमाग पर हावी हो चुकी थी, लेकिन सरकारी फाइलों का ढेर किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करता। मैं अपनी छोटी सी मेज पर बैठा
जंगल में होने वाली अवैध कटाई की रिपोर्ट भर रहा था कि तभी पास के गांव का सरपंच, जो असल में एक लोकल नेता का चमचा था, वहां मुंह उठाए चला आया। उसने बेशर्मी से कहा, राणा साहब, वो लकड़ी के ट्रक का परमिट जल्दी बनवा देते तो। मैंने बिना नजर उठाए ही जवाब दिया, प्रोसेस चल रहा है, टाइम लगेगा। मेरा काम जंगल को बचाना था, नेताओं के रास्ते बनाना नहीं। वो कुछ देर बड़बड़ाता रहा और फिर चला गया। ये रोज का ड्रामा था। तस्कर, शिकारी, नेता, सबको जंगल से अपना हिस्सा चाहिए था, और उनके बीच में मैं और मेरे जैसे गिने चुने लोग ही खड़े थे, जिनके पास इच्छा शक्ति तो थी लेकिन संसाधन नहीं। शाम को मैंने अपनी वाइफ काव्या को वीडियो कॉल किया। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उसका और मेरी 5 साल की बेटी अनाया का चेहरा देखते ही मेरे दिल में एक टीस सी उठ गई। वो शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और मैं यहां उनसे मीलों दूर एक टूटी फूटी सी चौकी में। काव्या को मुझसे बात करते हुए देखकर अनाया स्क्रीन के पास आकर चिल्लाई, पापा देखो मैंने क्या बनाया। उसने मुझे अपनी ड्राइंग दिखाई जिसमें एक अजीब सा पेड़ बना हुआ था और उस पर नीले रंग के सेब लगे थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर है बेटा। काव्या थकी थकी सी लग रही थी। उसने कहा, नल वाले को आज फिर बुलाया था, कह रहा है पूरी पाइपलाइन बदलनी पड़ेगी। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं बल्कि एक तरह की हताशा थी। वो सब कुछ अकेले ही संभाल रही थी, अनाया की पढ़ाई लिखाई, घर की परेशानियां, सब कुछ। और मैं यहां एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो शायद मैं कभी जीत ही नहीं सकता था। मैंने कहा, मैं अगले महीने छुट्टी के लिए अप्लाई करूंगा, ये जानते हुए कि यह सिर्फ एक खोखला वादा था। मेरी बात सुन, काव्या ने धीरे से कहा, पिछली बार भी आपने यही कहा था। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने आगे कहा, अनाया पूछ रही थी कि पापा पेड़ों को ज्यादा प्यार करते हैं या मुझे। वो सवाल मेरे सीने में किसी तीर की तरह चुभा। भला मैं क्या जवाब देता कि ये नौकरी सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक जुनून है। जैसे ही कॉल कटी तो चौकी का वो अकेलापन जैसे मुझे फिर से खाने को दौड़ने लगा। रात भी अब बढ़ चुकी थी। स्याह अंधेरे ने समूचे जंगल को अब पूरी तरह से जकड़ लिया था। वहां की वो जानी पहचानी सी आवाजें भी अब फिर से लौट आई थीं। ये एक राहत की बात थी, लेकिन मेरे भीतर का सन्नाटा अब भी कायम था। तभी मुझे उस खामोश जगह और उस अजीब सी परछाई का ख्याल आया। मैंने सोचा, क्या वो सिर्फ मेरा एक वहम था या फिर इस जंगल में वाकई कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान या फिर तर्क नहीं समझ सकता था। मैं कुछ देर खूंटी पर टंगी अपनी वर्दी को ध्यान से देखता रहा। उस पर लगे अशोक स्तंभ का वजन आज मुझे कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक बोझ था जो मेरे परिवार, मेरे मन और मेरी आत्मा पर भारी पड़ रहा था। और मुझे ये डर था कि कहीं ये बोझ मुझे तोड़ ना दे। किसी तरह वो रात बीती और सुबह हुई, लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी अभी शांत ना हुई थी। मैंने अपने सबसे भरोसेमंद और पुराने ट्रैकर चेल्लप्पन को बुलाया। चेल्लप्पन इरुला जनजाति का था। उसकी उम्र लगभग 60 बरस के पार थी, लेकिन उसकी आंखें और उसके कान आज भी किसी युवा गार्ड से तेज थे। उसका परिवार पीढ़ियों से इसी जंगल में रहता था। वो जंगल को ऐसे जानता था जैसे कोई अपने हाथ की लकीरों को जानता है। जब मैंने उसे उस खामोश जगह के बारे में बताया तो वो बिना कुछ बोले चुपचाप सुनता रहा। यहां तक कि मेरे साथ घटी पूरी घटना जानने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। बस कुछ गहरी चिंता की लकीरें उभर आई थीं। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपनी टूटी फूटी हिंदी और मलयालम के मिश्रण में कहा, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए था साहब, वो जगह ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों, क्या है वहां चेल्लप्पन? इस पर उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बस उसने इतना कहा, चलो साहब, बस्ती में चलकर बात करते हैं। फिर हम उस पास की आदिवासी बस्ती की ओर चल पड़े जहां इरुला और कुरुम्बा समुदाय के कुछ परिवार रहते थे। बस्ती काफी छोटी और शांत थी। वहां मिट्टी के घरों के सामने कुछ औरतें धान की फसल सुखा रही थीं। हमें देखकर कुछ लोग रुक गए थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों में हमारे लिए स्वागत नहीं बल्कि एक तरह का डर और संदेह था। असल में वो लोग वर्दी वालों से दूरी बनाए रखते थे। चेल्लप्पन मुझे सीधे बस्ती के मुखिया के पास ले गया, जो एक बूढ़ा कुरुम्बा प्रजाति से था। चेल्लप्पन ने उनसे उनकी भाषा में बात की। मैं बस कुछ ही शब्द पकड़ पाया, सन्नाटा, जंगल, बाहर का आदमी।
चेल्लप्पन की बात सुनते ही मुखिया ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में बरसों का अनुभव और एक अविश्वास साफ झलक रहा था। काफी देर की बातचीत के बाद चेल्लप्पन ने मेरी ओर मुड़कर देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, साहब, वो कह रहे हैं कि जंगल नाराज है। उस जगह के पास कुरुम्बा लोगों का छोड़ालई है। मैंने पूछा, छोड़ालई मतलब? उसने धीरे से कहा, कब्रिस्तान, जहां उनके पुरखों को दफनाया जाता है। वो मानते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी परछाई यहीं रह जाती है और वो परछाई हमेशा अपने पुरखों की जमीन से जुड़ी रहती है। अगर कोई उस जगह की शांति भंग करे तो वो परछाई भटक जाती है और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैंने कहा, शांति भंग करे? किसने की? मुखिया ने अपनी भाषा में कुछ कहा तो चेल्लप्पन ने मुझे उसका अनुवाद करके बताया। कुछ हफ्तों पहले चंदन के तस्कर इस जंगल में घुस आए थे और वो उसी रास्ते से आए थे। शायद उन्होंने ही वहां की कब्रों को अपवित्र किया है। अब वो परछाई आजाद है और वो किसी वर्दी वाले कानून को नहीं मानती साहब। वो जंगल के कानून से भी पुरानी है। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ये सब अंधविश्वास लग रहा था। लेकिन उस जगह का वो सन्नाटा, वो परछाई, भला उसे मैं कैसे झूठला सकता था? मैंने पूछा, तो अब क्या होगा? चेल्लप्पन ने कहा, अब उस तरफ मत जाना साहब। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। बस उस जगह से दूरी बनाकर रहिए। लेकिन मुझे यह पता था कि मैं उस जगह से दूरी बनाकर नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरी ड्यूटी मुझे इसकी इजाजत नहीं देती थी। तस्करों को पकड़ना मेरा काम था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सिर्फ चंदन चोरों को नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज का पीछा कर रहा था जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे थी। अब यह लड़ाई दो कानूनों के बीच थी, एक सरकार का और दूसरा उस जंगल की आत्मा का। और इन सब के बीच मैं फंस चुका था। उस आदिवासी बस्ती से लौटने के 2 दिन बाद मेरे वायरलेस पर एक मैसेज आया जिसने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उस मैसेज में बताया गया था कि एक यूरोपीय बैकपैकर्स जिसका नाम डेविड था, वो इस जंगल में कहीं लापता हो गया था। वो एक आध्यात्मिक खोज पर अकेले ही इस पार्क के भीतर गया था और पिछले 4 दिनों से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसकी आखिरी लोकेशन उसी इलाके के पास की थी जहां पर मुझे वो हवा में तैरती हुई परछाई दिखी थी। डेविड को जंगल में खोजने के लिए एक सर्च पार्टी तैयार की गई। मेरे साथ 2 गार्ड और चेल्लप्पन थे। हम उस जगह पर पहुंचे जहां डेविड की मोटरसाइकिल मिली थी। वहीं से जंगल शुरू होता था। जैसे ही हम जंगल में अंदर बढ़े, वैसे ही वो दम घोंटू सन्नाटा हमें फिर से घेरने लगा। गार्ड बेचैन हो रहे थे। उनकी हरकतों में घबराहट साफ दिख रही थी। सिर्फ चेल्लप्पन शांत था, लेकिन उसकी आंखें लगातार जंगल में चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वो किसी अनदेखे दुश्मन को ढूंढ रहा हो। लगभग 1 घंटे की खोज के बाद हमें वो जगह मिली जहां पर डेविड ने अपना कैंप लगाया था। वहां से हमें एक छोटा सा टेंट, बुझी हुई आग और एक बैग मिला। सब कुछ काफी करीने से रखा हुआ था, सिवाय एक चीज के। उस टेंट के बाहर जमीन पर एक डायरी खुली हुई पड़ी थी और उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। मैंने वो डायरी उठाई। उसकी लिखावट अंग्रेजी में थी। उसके शुरुआती पन्ने जंगल की खूबसूरती और शांति के वर्णन से भरे पड़े थे। उसने लिखा था कि उसे यहां आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रकृति की गोद में पहुंच गया है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस डायरी के पन्ने पलटता गया तो उसकी लिखावट का अंदाज भी बदलने लगा। 16 अक्टूबर। मुझे नींद नहीं आ रही है। रात भर ऐसा लगता है कि जैसे कोई टेंट के बाहर खड़ा है। कोई आवाज नहीं होती है, फिर भी मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। शायद ये मेरा वहम है। अकेलापन इंसान को पागल बना देता है। 17 अक्टूबर। ये वहम नहीं है, आज मैंने उसे देखा। वो पेड़ों के बीच एक अजीब सी परछाई थी। वो हिलती है, लेकिन उसके पैरों की आवाज सुनाई नहीं देती। वो मुझे देख रही है, मैं जानता हूं। ये जगह मुझे यहां से जाने नहीं देगी। उस डायरी का आखिरी पन्ना लगभग खाली था। बस बीच में कांपते हुए हाथों से कुछ शब्द लिखे हुए थे जो काफी मुश्किल से पढ़े जा रहे थे। इट वेयर्स फेसेस, इट नोज माई नेम, गॉड हेल्प मी। ये चेहरे बदलता है, ये मेरा नाम जानता है, भगवान मेरी मदद करो। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ एक गुमशुदा इंसान का मामला नहीं था, ये उस अनजान चीज का सबूत भी था जिसका मैं सामना कर रहा था। डेविड खोया नहीं था, उसे इस जंगल की खामोशी और परछाई ने निगल लिया था। उसकी डायरी मेरे लिए एक चेतावनी थी, एक भयावह कल की झलक जो शायद इस जंगल में कहीं मेरा इंतजार कर रहा था।
चेल्लप्पन ने मेरे हाथों में डायरी देखी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। बस धीरे से इतना कहा, साहब अब हमें यहां से चलना चाहिए, सूरज ढल रहा है। उसकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। उस रोज हम खाली हाथ लौट आए। डेविड का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो यहीं कहीं है, इस भयानक खामोशी का एक हिस्सा बनकर। उसकी डायरी अब मेरे पास थी और उसमें छुपे हुए राज मुझे अब सोने नहीं दे रहे थे। डेविड की डायरी ने मुझे एक ऐसी पहेली में उलझा दिया था जिसका कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि मेरे सीनियर अधिकारी इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला मानकर फाइल बंद कर देंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मुझे जवाब चाहिए थे। मुझे इस राज से पर्दा उठाना था। मैंने अपनी चौकी के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। तभी मुझे उन धूल भरी फाइलों और पीले पड़ चुके कागजों के बीच वो मिला जिसकी मुझे तलाश थी। वो 1980 के दशक का एक ब्रिटिश सर्वे मैप था। ये मैप ग्रेट ट्रायंगुलेशन सर्वे का हिस्सा था, जब अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना रहे थे। मैंने उसमें उस इलाके को ढूंढा जहां पर मैं था। उस नक्शे के साथ एक रिपोर्ट भी थी जिसे एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा था। उसने उस रिपोर्ट में इस इलाके के घने और अभेद्य जंगलों का जिक्र किया था, और फिर उसने एक अजीब बात लिखी थी। उसने लिखा था कि सर्वे के दौरान जंगल के एक खास सेक्टर में उनके कई सहायक और मजदूर मारे गए थे। मौत का आधिकारिक कारण मलेरिया का बुखार और जंगली जानवरों का दुर्भाग्यपूर्ण हमला बताया गया था, लेकिन एक फुटनोट में उसने लिखा था, स्थानीय आदिवासी इसे शापित भूमि कहते हैं। वे मानते हैं कि यहां जंगल की आत्मा रहती है जो घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करती। हमारे कई लोग बीमार पड़ने से पहले अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे। वे अंधेरे में परछाइयों से बात करने का दावा करते थे। अंग्रेजों ने इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन मैं जानता था कि यह अंधविश्वास नहीं था। मुझे वहां एक और फाइल मिली जो आजादी के बाद के 1970 के दशक की थी। वो एक पुलिस रिपोर्ट थी। उसमें लिखा था कि पास के गांव के 4 लड़के जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, लेकिन वो कभी वापस लौटकर नहीं आए। पुलिस ने कई हफ्तों तक उनकी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता न चल सका। आखिर में सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया गया। उस फाइल के आखिर में एक नोट लिखा था, स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्हें वन देवी ले गई। इन सब घटनाओं से एक पैटर्न बन रहा था, एक ऐसे खूनी इतिहास का पैटर्न जो दशकों से दोहराया जा रहा था। अंग्रेज यहां अपने विज्ञान और तर्क के साथ आए थे, लेकिन वो नाकाम रहे। आजाद भारत की पुलिस अपने कानून और प्रक्रियाओं के साथ आई, और वो भी नाकाम रही। दोनों ने उस खतरे को समझने से इनकार कर दिया जो उनकी समझ से बाहर था। उन्होंने मौतों और गुमशुदगियों को अपनी फाइलों में दर्ज किया, लेकिन उस खौफ को नहीं जो इन घटनाओं के पीछे था। मैं उस चौकी में अकेला बैठा, चुपचाप उन फाइलों को घूर रहा था। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि मैं भी उन्हीं अफसरों की कतार में खड़ा हूं जो मुझसे पहले इस पहेली का सामना कर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस पहेली को सुलझाने के लिए कानून की किताबें काफी नहीं थीं। ये जंगल दशकों से इंसानों को निगल रहा था, और हर बार दुनिया ने इसे एक हादसा या बीमारी मानकर भुला दिया था। लेकिन अब मेरे पास डेविड की डायरी थी जो इस खौफ का सामना कर चुका था, और उसके अनुभव इस डायरी में लिखे हुए थे। मैं ये सब भुला नहीं सकता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अगली रिपोर्ट शायद मेरे बारे में ही लिखी जाएगी। कुछ दिनों बाद मुझे एक मुखबिर से चंदन तस्करों के बारे में एक पक्की खबर मिली। वे उसी शापित इलाके के पास से अपना माल निकालने वाले थे। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था, और मैं इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाना चाहता था। इसलिए मैंने एक टीम तैयार की। इसमें मेरे साथ चेल्लप्पन और एक नया जोशीला गार्ड जोसेफ था। जोसेफ मुश्किल से 23 साल का था, और उसकी आंखों में सपने और कुछ कर दिखाने का जुनून था। हमने रात के अंधेरे में घात लगाकर उन चंदन तस्करों का इंतजार करने का फैसला किया। जंगल में रात का अंधेरा किसी काली चादर की तरह होता है, जिसमें हर एक छोटी से छोटी आहट 100 गुना तेज सुनाई देती है। हम सब चुपचाप अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। धीरे धीरे कुछ घंटे बीते। जंगल रोज की तरह अपनी सामान्य आवाजों से गूंज रहा था, लेकिन तभी अचानक वही खामोशी फिर से लौट आई। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, कीड़ों का शोर बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे हम किसी साउंड प्रूफ कमरे में कैद हो गए हों। जोसेफ घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया,
लेकिन मेरे खुद के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। तभी चेल्लप्पन ने फुसफुसाकर कहा, साहब वो आ गया है। हम सब धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़े जहां तस्करों के आने की उम्मीद थी। तभी हमने उन्हें देखा। वो 3 थे, लेकिन वे जिंदा नहीं थे। उनकी लाशें एक पेड़ के नीचे अजीब तरीके से पड़ी थीं, किसी रस्म की तरह सजाई हुई। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें एक अजीब सा खौफ समाया हुआ था। उनके शरीर पर किसी तरह के हमले का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी तरह के खौफ ने ही मार डाला हो। मैं चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा अभी। और हम सब वापस अपनी जीप की ओर भागे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल हमारा दुश्मन बन चुका था। रास्ते उलझे हुए लग रहे थे, हर पेड़ एक जैसा दिख रहा था। और फिर वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी दूर से जोसेफ की कांपती हुई आवाज आई, साहब। फिर अंधेरे में मेरी दाईं ओर से मेरी ही आवाज गूंजी, जोसेफ इधर आओ। हम सब चौंक गए। वो बिल्कुल मेरी ही आवाज थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था। जोसेफ ने हकलाते हुए कहा, ये क्या था सर? मैं चिल्लाया, भागो यहां से। हम बेतहाशा भागने लगे। वो चीज हमारे साथ खेल रही थी। वो हमारी आवाजों की नकल कर रही थी, हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रही थी। कभी कहीं से चेल्लप्पन की आवाज आती तो कभी मेरी। जोसेफ का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था। वो बुरी तरह से डर चुका था। उसने कहा, सर वो मुझे बुला रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में किसी चीज पर टिकी हुई थीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कुछ नहीं है वहां जोसेफ, मेरी बात सुनो। लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। शायद उसे अंधेरे में कुछ ऐसा दिख या सुनाई दे रहा था जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था। तभी वो एक पल के लिए रुका और फिर चीख मारकर घने जंगल में एक अनजान दिशा में भाग गया। मैं चिल्लाया, जोसेफ रुको। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन उस घने अंधेरे में मुझे वो कहीं दिखाई न दिया। कुछ ही पलों में उसकी चीखें दूर होती गईं और फिर एक भयानक खामोशी में डूब गईं। हम उसे ढूंढ नहीं पाए। वो जंगल में कहीं खो गया था? नहीं, खोया नहीं था। उसे भी उस जंगल ने निगल लिया था, ठीक डेविड की तरह। उस रात मुझे ये एहसास हुआ कि हम शिकारी नहीं थे, हम खुद शिकार थे। और हमारा शिकारी कोई इंसान या जानवर नहीं था, वो खुद जंगल ही था। जोसेफ की मौत ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं खुद ही था। अगर मैं उसे उस मिशन पर नहीं ले जाता तो शायद वो आज जिंदा होता। अपराध बोध की ये आग मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। मैं सीधा चेल्लप्पन के पास गया। वो अपनी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में भी वही दुख और अपराध बोध था। मैंने उससे गुस्से और हताशा भरी आवाज में कहा, तुम्हें सब कुछ पता था, है ना चेल्लप्पन? तुम जानते थे कि वहां क्या है, फिर भी तुमने मुझे साफ साफ नहीं बताया। चेल्लप्पन ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, बताने का क्या फायदा साहब, आप लोग इन सब बातों को नहीं मानते। मैंने कहा, अब मैं मानने को तैयार हूं चेल्लप्पन, मुझे सब कुछ बताओ। आखिर वो परछाई क्या चाहती है? चेल्लप्पन ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि कुरुम्बा लोग सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं बनाते, बल्कि एक खास जगह भी तय करते हैं जिसे निकल मलाई कहते हैं, यानी परछाइयों की धरती। ये वो जगह होती है जहां सबसे खतरनाक और बेचैन आत्माओं को कैद किया जाता है, ताकि वे जिंदा लोगों को परेशान न कर सकें। और ये खामोश जंगल, यही वो निकल मलाई है। मैंने पूछा, तो वहां किसकी आत्मा कैद है? चेल्लप्पन ने कांपती हुई आवाज में बताया, ये कोई आम आत्मा नहीं है साहब, ये एक ब्रह्म राक्षस है। उसने बताया कि सदियों पहले इस इलाके में एक बहुत ज्ञानी लेकिन अहंकारी ब्राह्मण तांत्रिक रहता था। उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को नुकसान पहुंचाया। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो एक ब्रह्म राक्षस बन गया। एक ऐसी दुष्ट आत्मा जिसके पास ज्ञान की शक्ति भी होती है, जो उसे और भी खतरनाक बना देती है। चेल्लप्पन ने आगे बताया कि हमारे पुरखों ने जंगल के दूसरे देवताओं की मदद से उसे उस जगह पर कैद कर दिया था। उन्होंने उस राक्षस को वहां कैद करने के लिए कुछ खास तरह के मंत्र और पत्थरों का इस्तेमाल किया था। वो सदियों से उसी जगह पर कैद था, लेकिन उन चंदन तस्करों ने अपना सामान छिपाने के लिए उन पत्थरों को तोड़कर उस बंधन को कमजोर कर दिया था। और अब वो पूरी तरह से आजाद हो चुका है और वो बहुत गुस्से में है।
उसने बताया कि ब्रह्म राक्षस की सबसे बड़ी शक्ति धोखा देना है। वो लोगों का रूप ले सकता है, उनकी आवाज की नकल कर सकता है और उनके सबसे बड़े डर को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। वो लोगों को दिमागी तौर पर तोड़ देता है, उन्हें पागल कर देता है और फिर उनकी जिंदगी छीन लेता है। अब मुझे डेविड की डायरी में लिखी हुई बातें, जोसेफ का पागलपन, सब कुछ समझ में आने लगा था। मैंने पूछा, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? चेल्लप्पन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उसे रोका नहीं जा सकता साहब। उसे वापस बांधना होगा, एक खास तरह की रस्म करनी होगी, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। जो भी उसे बांधने की कोशिश करेगा वो उसकी जान ले सकता है। अब सब कुछ साफ था। ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं थी, ये मेरे और मेरे साथियों के लिए इंसाफ की लड़ाई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस रस्म में चेल्लप्पन का साथ दूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उस रात के बाद उस ब्रह्म राक्षस ने अपना पूरा ध्यान मुझ पर लगा दिया था। अब वो जंगल में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में घुस आया था। मुझे हर वक्त अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। कभी मुझे जोसेफ की चीख सुनाई देती तो कभी डेविड की डायरी में लिखे हुए शब्द। सबसे खौफनाक मंजर तो वो था जब मुझे मेरी अपनी बेटी अनाया की आवाज सुनाई देती। पापा मुझे बचाओ, एक धीमी डरी हुई आवाज जो चौकी के ठीक बाहर से आती हुई लगती। मैं जब दौड़कर चौकी से बाहर जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। मैं पूरी रात जागता रहता, हर वक्त चौकन्ना और डरा हुआ सा। कभी कभी मुझे परछाइयों में जोसेफ का चेहरा दिखता। मैं भीतर से टूट रहा था और वो ये जानता था। और फिर एक शाम वो हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। एक जीप चौकी के बाहर आकर रुकी। उसमें से काव्या नीचे उतरी, उसके साथ अनाया भी थी। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। काव्या ने घबराकर कहा, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी सिद्धार्थ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। उन्हें यहां देखकर मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरे भीतर एक अनजाना सा खौफ छाने लगा था। वो उन्हें यहां ले आया था, मेरे सबसे बड़े डर और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को। मैं उन्हें जल्दी से चौकी के भीतर ले गया और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह सुरक्षित नहीं है, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। काव्या और अनाया मेरे गुस्से और डर को देखकर सहम गए। काव्या ने कहा, सिद्धार्थ क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अब मैं उसे कैसे समझाता कि बाहर जो है वो हमारी आवाजों की नकल कर सकता है, वो हमारे चेहरे पहन सकता है। तभी अचानक मुझे बाहर से काव्या की आवाज सुनाई दी, सिद्धार्थ दरवाजा खोलो, हम बाहर खड़े हैं। मैंने जब कांपते हुए दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था। मैं पीछे हटा, मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। मेरे सामने खड़ी काव्या असली थी या बाहर वाली, या फिर दोनों ही एक धोखा थे? मेरा दिमाग चकरा रहा था। तभी मेरे सामने खड़ी काव्या ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ मुझसे बात करो, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने उसे और अनाया को चौकी के सबसे अंदर वाले कमरे में धकेलते हुए कहा, अंदर रहो और दरवाजा बंद कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, चाहे तुम्हें मेरी ही आवाज क्यों ना सुनाई दे। फिर मैंने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। भीतर से अनाया के रोने और काव्या के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। चौकी से बाहर अंधेरे में जंगल से मेरे अपने ही दिमाग के बनाए हुए भूत मुझे बुला रहे थे। मैं जानता था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मैंने आज रात कुछ नहीं किया तो मैं या तो पागल हो जाऊंगा या मारा जाऊंगा, और शायद अपने साथ अपने परिवार को भी ले डूबूंगा। मैंने अपनी वॉकी टॉकी उठाई और चेल्लप्पन को संदेश भेजा, आज रात तैयार रहो। दूसरी ओर से जवाब में सिर्फ एक शब्द आया, आ जाइए। मैंने काव्या और अनाया वाले कमरे के दरवाजे पर एक भारी मेज खिसका दी। फिर मैंने अपनी राइफल उठाई, ये जानते हुए कि ये उस चीज का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी, और फिर मैं रात के उस भयानक अंधेरे को चीरता हुआ निकल पड़ा। चेल्लप्पन मुझे जंगल के किनारे पर मिला। उसके हाथ में एक पोटली थी। उसने कहा, इस पोटली में रस्म का पूरा सामान है, लेकिन साहब एक बार फिर से सोच लीजिए, इसमें जान का खतरा है। मैंने कहा, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है चेल्लप्पन। फिर हम उस खामोश जंगल में दाखिल हुए। आज रात का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा मालूम होता था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा जम गई हो। चेल्लप्पन कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए ठीक मेरे आगे आगे चल रहा था।
हमारे चारों ओर फैला जंगल अजीब तरह से बदल रहा था। कभी पेड़ अजीब आकार ले रहे थे तो कभी रास्ते गायब हो रहे थे। कुछ देर बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां हमें उन तस्करों की लाशें मिली थीं। वहीं वो टूटे हुए अपवित्र हो चुके पत्थर भी पड़े थे। चेल्लप्पन ने कहा, यहीं पर, और उसने अपनी पोटली खोली और रस्म का सामान निकालने लगा। उस पोटली में कुछ जड़ी बूटियां, सिंदूर और एक छोटा सा दिया था। मैंने पूछा, मुझे क्या करना है? उसने कहा, आपको बस यहां खड़े रहना है साहब, अपनी नजरें पत्थरों पर टिकाए हुए। जब मैं रस्म शुरू करूंगा तो वो आपके दिमाग पर हमला करेगा। वो आपको वो सब कुछ दिखाएगा जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। आपको बस अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। अगर आप टूट गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है, वही आपका कवच है। उसने दिया जलाकर मंत्रों का जाप शुरू किया और फिर उस राक्षस का हमला शुरू हुआ। अचानक मेरे चारों ओर का जंगल जैसे गायब हो गया और अब मैं अपने शहर वाले घर में खड़ा था। मेरे सामने मेरी बेटी अनाया खड़ी रो रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए पापा? फिर सीन बदला और अब मेरे सामने मेरी पत्नी काव्या खड़ी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत भरी थी। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई सिद्धार्थ। तुम एक नाकाम पति और एक नाकाम बाप हो। फिर अचानक जोसेफ का खून से लथपथ चेहरा मेरे सामने उभर आया। आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया सर। आप कायर हैं। हर आवाज, हर एक चेहरा मेरे दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन तभी मुझे चेल्लप्पन की बात याद आई। आपका परिवार वही आपका कवच है। मैंने अपनी आंखें बंद की और काव्या और अनाया के असली चेहरे को याद करने की कोशिश की। उनका प्यार, उनकी हंसी, वो पल जो हमने साथ बिताए थे। मैंने उस याद को, उस एहसास को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे मेरे चारों ओर की वो डरावनी तस्वीरें धुंधली होने लगीं। अब वो ब्रह्म राक्षस और जोर से चीखा। इस बार उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। चेल्लप्पन ने अपनी पूरी ताकत से वो आखिरी मंत्र पढ़ा और एक मुट्ठी सिंदूर उन टूटे हुए पत्थरों पर फेंक दी और फिर एक तेज रोशनी हुई और एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सुबह हो रही थी। जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट लौट आई थी और मैं जिंदा था। लेकिन चेल्लप्पन वहां नहीं था। जहां पर वो खड़ा था उस जगह पर बस उसकी पोटली पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रस्म की आखिरी कीमत उसी ने चुकाई थी। उसे जंगल ने नहीं, बल्कि जंगल को बचाने की रस्म ने ही ली लिया था। उस सुबह जब रेस्क्यू टीम मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंची तो मैं उन पत्थरों के पास चुपचाप बैठा था। मैं कई घंटों तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर मुझे, काव्या और अनाया को सुरक्षित शहर वापस भेज दिया गया। आज उस घटना को हुए लगभग 3 साल बीत चुके हैं। मैंने उस पार्क से ट्रांसफर ले लिया है। अब मैं एक बड़े शहर में एक डेस्क जॉब करता हूं, फाइलों और कंप्यूटरों के बीच। मैं अब जंगल में वापस नहीं जाना चाहता। मैं अपने परिवार के साथ हूं। काव्या मेरा बहुत ख्याल रखती है। अनाया रोज रात को मेरे पास सोती है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है। एक आदमी जो एक बुरे अनुभव से गुजरा और अब ठीक हो रहा है, लेकिन ये मैं ही जानता हूं कि मैं ठीक नहीं हूं। मैं बदल गया हूं। मैं अब किसी से ज्यादा बात नहीं करता हूं। मैं भीड़ में भी अकेला महसूस करता हूं। अगर आप ये कहानी सुनते हुए यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी पूरी सुनी है और आपको ये कहानी पसंद आई है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है, प्लीज इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका एक तरह से रिश्ता बन जाए। और हाँ, एक बात और, कहानी के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी ना भूलें। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।